Hello guys, welcome to my YouTube channel A.Medical Knowledge. Here you get all the medical knowledge. हम जो है इस बारी जो हमने शुरू की ये मेडिकल फिज़िक्स की बुक्स शुरू की हुई है जो हमारे पास DPD स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, MBBS के लिए भी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है ABC मेडिकल फ़िज़िक्स। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सारे चैप्टर की डिटेल समझाई जा रही हैं इस वीडियो में। इस यूट्यूब चैनल A.Medical नॉलेज में सारी वीडियोस अपलोडेड है चैप्टर से रिलेटेड। 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। इसका जो पहला टॉपिक आता है वो आता है ओहम लॉ। ओहम लॉ इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कभी कभी SCQs में 2 नंबरों के लिए उठ के आ जाती होती है। तो इसमें पहले ओहम लॉ में कहता है कि जितना करंट पास कर रहा है ना कंडक्टर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसके वोल्टेज डिफरेंस की। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेना I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। मतलब द अमाउंट ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, I रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्वर्सली होगी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा टेम्परेचर फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर को चेंज नहीं करना। ये इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी आपको बात पता होनी चाहिए कि I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें करंट को, V वोल्टेज को, R हमारे पास रेजिस्टेंस को। ये आपको पता नहीं चाहिए करंट के यूनिट एम्पेयर, वोल्टेज, वोल्ट और ओम, ये चीज़ें हम FSC में हर लेवल पे पढ़ के आए हुए हैं। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस वो है प्रॉपर्टी है जो ऑफर कर रही होती है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जब करंट पास करे तो उसकी रुकावटें जो आती है, ऑपोजिशन यही होता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो ओहम है। अब एक 1 ओहम कब होगी? जब 1 वोल्ट का वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट होगी, रेजिस्टेंस 1 एम्पेयर होगी, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस का हमने एम्पेयर में लिया ना, करंट 1 एम्पेयर और वोल्ट 1 वोल्ट हो, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस 1। यही लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट इज अप्लाई एंड ऑफ अ कंडक्टर 1 एम्पेयर करंट पासिस, रेजिस्टेंस 1 ओहम। फैक्टर देख लो, लेंथ के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। अगर कम लेंथ होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया देखे कम था तो लेस थी रेजिस्टेंस, अब क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर हुआ, देखिए पहले ग्रेटर था तो लेस, ग्रेटर एरिया पे लेस रेजिस्टेंस, स्मॉलर एरिया पे ग्रेटर। कॉपर, एल्यूमिनियम और टेम्परेचर, ये SCQs में रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ये आ सकता है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाई है, इसे कहते हैं FLP। जो किप्स के बच्चे हैं उन्हें पता ही होगा, FLP वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, फुल लेंथ पेपर होता है। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखने के करना है F से फ्रिक्शन, L से लेंथ और P से प्रेशर, ठीक हो गया। फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। ये FLP अगर आप याद रखेंगे ना, इससे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। F से फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब अपने आपस में कोलिजन कर रहे होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं, तो इनमें जो आती है एक हिंड्रेंस मोशन आती है, फ्रिक्शन आ रही होती है। फ्रिक्शन जो होती है ये काम को रोक रही होती है। फ्रिक्शन हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक हो गया। स्मूथ सरफेस पे भी, फ्लोर की भी फ्रिक्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इनके दरमियान फ्रिक्शन आ रही होती है। ये फ्रिक्शन क्यों अच्छी होती है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर जाएंगे, वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो किसी काबू में नहीं रहेंगे, ठीक हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस होती है काउंटर बैलेंस कर रही होती है रेजिस्टिव फोर्सेस को। ये रेजिस्टेंस फोर्सेस हायर होती है करंट में। दूसरा हमारे पास आता है लेंथ। लेंथ का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जितनी ज़्यादा अच्छी सरफेस होगी, ज़्यादा सरफेस होगी, उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितनी कम सरफेस होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर पाइप को नैरो कर दो तो फ्लो कम होगा। अब देखो ये पाइप नैरो नहीं, यहाँ से पानी कम गुजरेगा, कोई भी करंट का फ्लो वो भी कम गुजरेगा। तो अगर आप लेंथ ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा पानी गुजरेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ का आ गया, ठीक हो गया। प्रेशर, प्रेशर पे तो आपको पता ही है, जहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे पानी या करंट फ़ौरन जल्दी जल्दी गुजरेगा, जहाँ पे आप प्रेशर नहीं अप्लाई करोगे वहाँ पे नहीं गुजरेगा। वोल्टेज इक्वलेंट टू प्रेशर है एंड करंट इक्वलेंट टू फ्लो। वोल्टेज इक्वलेंट है प्रेशर के और करंट जो है वो फ्लो के। ये MCQs में पूछ सकते हैं, कोई खास बात नहीं थी। अगर प्रेशर डिफरेंस, फ्लो ऑफ करंट, प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होगा, करंट का फ्लो इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, करंट रिमेन द सेम, ठीक है। ये आपने प्रेशर के हवाले से लिख लेना है पॉइंट्स।
आगे आता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। वोल्टेज क्या आ जाता है, वोल्टेज डिफरेंस सर्किट। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, एससीक्यूज़ में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। वोल्टेज की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो पुश और पुल चार्जेस कर रहा होता है, ठीक है। वोल्टेज यही होता है कि कितना वोल्टेज हम अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन पुश और पुल हो जाए, ठीक है। केमिकल सेल, अब इसकी वोल्टेज क्रिएटेड किस में होता है, एक उसने बताया हुआ केमिकल सेल, एक जनरेटर बताया, एक सोलर सेल बताया। केमिकल सेल जो बैटरी हमारे घरों में फ़ोन की बैटरी ले लें आप, या सेल के अंदर जो भी रिमोट के अंदर जो डल रही होती हैं घड़ी के अंदर, वो आपको पता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जनरेटर आ जाता है, ये भी घरों में लगा होता है, ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर सोलर सेल आता है, सोलर सेल जो होता है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। आगे जो आता है वो हमारे पास आता है वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, देखें इलेक्ट्रॉन को या कोई भी चार्ज पार्टिकल को, मैं चार्ज पार्टिकल कह रही हूँ, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही आ जाता है, जो पुश और पुल करने के लिए लगती है, मूवमेंट हो रही होती है, उसे कहते हैं हम वोल्टेज डिफरेंस। देखें ये वायर कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल पे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े, ये इसने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हैज़ अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और अदर जो है वो डेफिशिएंट है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से वो जो मूव करने के लिए उसको टाइम लग रहा है या एनर्जी लग रही है, उससे उसने पोटेंशियल डिफरेंस कहा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन इन द वायर पुश बाय नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इज़ नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये सर्किट पूरा बना रहे, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथवे होता है, लूप भी कह सकते हैं, जो हमारे पास सर्किट बना रहे हैं। वायर चार्जेस के फ्लो के लिए वायर को कनेक्ट होना चाहिए सर्किट के साथ, वायर कनेक्ट होती है, इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एससीक्यूज़ के लिए आ सकता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस और आयोनाइजेशन, ये तीन आते हैं। ये तीनों ही हमने मैट्रिक या कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये सब्सटेंस होता है जो कंडक्ट कर होता है इलेक्ट्रिसिटी बाय ड्रिफ्टिंग ऑफ आइंस। अब देखिए पॉजिटिव आइन कौन होता है, ये हम पहले ही पढ़ के आए, वो क्या है, कैटाइन है, और जो नेगेटिव है वो एनाइंस है, यही इसने लिखा हुआ है। अब ये एक बार सोल्यूशन दिए हुए, एसिड बेस के दिए हुए, सोल्ट NaCl KC इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, और सॉलिड स्टेट में AgI होता है। ये MCQs में पूछ लेता है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस आता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है कि चीज़ को तोड़ना, ठीक होगा। डिसोसिएट किया आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को आयन की फॉर्म में, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से आपने किसी भी मॉलिक्यूल NaCl को उसको Na और Cl में कन्वर्ट कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे। आगे आता है हमारे पास आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बनती है, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसे आयोनाइजेशन कहते हैं। अगर आप मेट्रिक वाली डेफिनेशन याद करना चाहते हैं वो कर लें। फिर इलेक्ट्रिक यूनिट आते हैं, ये एक दफ़ा पढ़ लें, ये वैसे नहीं आएंगे MCQs में। टाइप ऑफ करंट, ये भी MCQs में नहीं आ MCQs में आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है टाइप ऑफ करंट, दो टाइप के करंट होते हैं, एक AC होता है, एक DC होता है। AC करंट ऑल्टरनेटिंग करंट, DC करंट डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है ये पावर सप्लाई ड्राइव वोल्ट में दे रहा होता है। डायरेक्ट करंट इसलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये ऑल्टरनेट हो रहा था, ये साइक्लिक नहीं होता, ओवर द टाइम ये चेंज कर रहा होता है अपनी डायरेक्शन को, ठीक हो गया। और जनरेटर वगैरह में ये हो रहा होता है यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद अगले सफ़े पे जो है उसने ये बताया हुआ कि AC अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहे तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, ये लाइन में लिखा। और आपने उसने बताया वेस्टर्न जापान में 50 हर्ट्ज़ है और 60 है, वेस्टर्न जापान में 60 है और ईस्टर्न जापान में 50 हर्ट्ज़ है। तो ये आपसे वो पूछ लेता है कि ईस्टर्न जापान में तो 50 हर्ट्ज़ है, आप ये बताएं पाकिस्तान में कितना है, तो वो भी 50 हर्ट्ज़ ही यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसमें लिखा है लो फ्रीक्वेंसी का जो AC होगा उसे लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लें, ये पढ़ा हुआ है। फ्लो ऑफ चार्जेस है, पार्टिकल का फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एनर्जी, लाइटिंग, स्ट्राइकिंग, ये बहुत ईजी टॉपिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है MCQs के लिहाज से भी। आगे टॉपिक आता है सेल और बैटरी। सेल जो होती है वो डिवाइस हो रही होती है जो इलेक्ट्रिक करंट दे रही होती है और वो उसे कन्वर्ट कर रही थी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कोई भी सेल हो सकता है, हमारे पास टिपिकली 1.5 के होता है। मतलब आपको ये याद होना चाहिए वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी। इसके पास भी एनोड और कैथोड होता है। अब इसके भी सेल की टाइप्स आ जाती हैं। 3 टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है, फ्यूल सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलिसिस उसमें ये होगी ना, तो यही हो गया। इलेक्ट्रोलाइट वो सेल है जिसमें अंदर रिएक्शन हुआ है
डेट वुड नॉट अकर अदरवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यही मैंने अभी आपको बताया। फोटोलिटिक सेल में फोटोलिटिक, फोटो से आपको समझ आना चाहिए कि सोलर सेल है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फ्यूल सेल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल की वजह से